हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में कि नेचुरल सोर्सेज क्या हैं जो कुदरत में ऑटोमेटिकली मीथेन के जो एमिशंस होते हैं उसके अलग अलग सोर्सेज क्या हैं। तो उन सोर्सेज में अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। एक तो जस्ट अ मिनट, वेटलैंड्स के बारे में, इसके बारे में हमने देख लिया। टर्माइट्स के बारे में देख लिया और ओशंस के बारे में भी देख लिया। अब इस लेक्चर में एक नए फॉर्म ऑफ एमिशन के बारे में बात करते हैं जो कि अगेन एक नेचुरल सोर्स ही है एमिशन का, मीथेन का। वो है मीथेन हाइड्रेट्स। क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं आगे बढ़ने से पहले। लेकिन एक बात कि अलग से इसके इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि मीथेन हाइड्रेट्स क्या है। मीथेन हाइड्रेट्स का दूसरा नाम दोस्तों होता है क्लैथरेट्स। मीथेन हाइड्रेट्स का दूसरा नाम होता है क्लैथरेट्स। ये बनते कैसे हैं, ध्यान से समझना इस प्रक्रिया को। देखो क्या है, आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक शहर से हो, और आप पहाड़ों पे जा रहे हो, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कोई वेकेशन है या जब भी आप पहाड़ों पे जा रहे हो और आपके शहर वाला ही पर्सन आपको वहाँ पर वो मिल गया और दोनों किसी एक ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा पड़ रहा है और गाड़ी ख़राब हो गई है। अब अगर एक ही शहर से हैं, गाड़ी के पीछे नंबर देखा कि उस पर जो भी है यूपी का नंबर डला हुआ था, एमपी का डला हुआ था, हरियाणा का था, और आप भी वहीं से हो, तो होगा क्या कि दो आपस में जब लोग हैं एक दूसरे के शहर से हों और ऐसे किसी अनजान जगह पर किसी प्रेशर वाली कंडीशंस के अंदर फंस जाएं, तो दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि अच्छा यार, आप भी दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी नोएडा से हो, मैं भी नोएडा से हूँ, आप भी मुंबई से हो, मैं भी मुंबई से हूँ। तो ये वाली बात आ जाती है, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है, पहले बताओ। होता है ना? तो यहां पर क्या है, मीथेन हाइड्रेट्स या क्लैथरेट्स जो बनते हैं वो, जैसे कि अभी हमने एक स्टोरी डिस्कस करी कि पहाड़ी इलाके में ठंड, मतलब ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही है और दोनों पर्सन्स की गाड़ी खराब हो गई है। जब उन्होंने देखा गाड़ी के पीछे नंबर तो दोनों एक ही शहर से थे, तो उनको लगा कि हम दोनों मदद कर सकते हैं दूसरे की और इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। मीथेन हाइड्रेट्स या क्लैथरेट्स जो है वो कब बनते हैं, जब वाटर और मीथेन गैस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नेचर समझते हैं पानी का। पानी के अंदर है H2O, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, राइट? इन दोनों के अंदर जो एक कॉमन रूप से जो चीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, राइट? इन दोनों के अंदर क्या है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज कॉमन फॉर बोथ। अब क्या है, हाइड्रोजन को आप ऐसा समझ लो, ये सेम शहर की गाड़ी का नंबर प्लेट है जो कि उन लोगों ने देखा कि इस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है HR और हमारी गाड़ी के पीछे भी लिखा हुआ है HR। दोनों गाड़ियां यानी कि हरियाणा से हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये आपस में कांटेक्ट में कैसे आए, कीवर्ड ये है दे कम इनटू कांटेक्ट। कैसे आए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ी इलाके पे दोनों फंस गए और किसी एक विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं। तो है क्या, जब लो टेम्परेचर्स होते हैं ओशंस में, आप ऐसा समझ जाओ पहाड़ी इलाके में, मैंने आपको बताया ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही थी, तो लो टेम्परेचर है, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और दोनों बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में थे, प्रेशर बहुत था दोनों के ऊपर। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए, क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन है और मीथेन के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, यहां पर भी H और यहां पर भी H। ये स्टोरी याद रहेगी आप लोगों को, हमेशा याद रहेगी ये, ठीक है? ये इस कंसेप्ट को याद रखने का बहुत बेहतरीन तरीका लगा मतलब मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
हाई प्रेशर से आप ऐसा समझ लो, हाई प्रेशर इंसान के ऊपर तब पड़ता है जब ऑब्वियसली बात है पर्सन पर्सन विपरीत परिस्थिति में फंस गया हो और ठंड पड़ रही है, पहाड़ी इलाके पे गाड़ी फंस गई, देखा दोनों गाड़ी के पीछे पीछे एच आर की नंबर प्लेट लगी हुई है, दोनों हरियाणा से हैं। यहां पर हरियाणा का मतलब क्या है, पानी के अंदर हाइड्रोजन, मीथेन के अंदर हाइड्रोजन, जान पहचान हो गई, हम दोनों के पास एच है, तो दोनों कॉन्टैक्ट में चले आए। जब ये कॉन्टैक्ट में ये बोलेंगे कि हम एक दूसरे की गाड़ी को ठीक करके निकलते हैं यहां से, और अब घबराने वाली बात नहीं है, चाहे सुबह हो जाए हम दोनों साथ ही रहेंगे, इसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट्स या फिर क्लैथरेट्स। क्या आप लोगों को पहले बताओ फॉर्मेशन समझ में आया कि मीथेन हाइड्रेट्स या क्लैथरेट्स बनते कैसे, अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए, किन दो के पास आने से या किन दो के कांटेक्ट में आने से बनते हैं, पानी और मीथेन गैस, राइट। आगे बढ़े, अब देखो, अगर मुझे कुदरत में ये देखना है, अब कुदरत क्या, मुझे ये सोर्स तो पता लग ही गया है, मीथेन हाइड्रेट्स मिलेंगे का, इसने साफ तरीके से बता दिया ये ओशंस में पाए जाते हैं। ये ओशन में किस फॉर्मेट में मिलेंगे मुझे, अगर मैं पानी के अंदर एंटर करूं किसी भी ओशन में, मान लो मैं इंडियन ओशन ही जा रहा हूं, मुझे चाहिए मीथेन हाइड्रेट्स, या मैं पैसिफिक ओशन में हूं, आर्टिक ओशन में हूं, एटलांटिक ओशन में हूं, मैं कहां देखूं उसको, पानी में क्या वो घुले हुए हैं, या फिर अगर वो जो खारा पानी है उसको मैं पीऊंगा तो उसके साथ मेरे मुंह में मीथेन भी आएगा, क्या है ये, कहां मिलेंगे मुझे ओशंस के अंदर मीथेन हाइड्रेट्स। अरे मैं बता रहा हूं भाई, मीथेन हाइड्रेट जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन आइस। बीच में मत बोला करो कोई भी, मीथेन हाइड्रेट जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन आइस। क्रिस्टलाइन आइस एक कैसी होती है, मान लो कि लो प्रेशर कंडीशन है, जैसे पहाड़ी इलाकों पे अर्पित आप घूम रहे हो, और कुछ कुछ पहाड़ों पे भी घास तो होती है कि नहीं होती है ना। अब मान लो ठंड बहुत पड़ रही है, तो पहाड़ों पे घास में ऐसा, और जहां पर बहुत लो टेम्परेचर है ऐसा वहां पर भी हो सकता है, लेकिन शाइनी मान लो कि पहाड़ पर एक तो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ऊपर से आप पहाड़ पर हो और वहां पर कोई घास है, तो घास पे जैसे जो ओस रात को जम जाती है ना, क्रिस्टल क्रिस्टल वाली जो आइस होती है ना, वैसे हमें ये देखने को मिलते हैं। यानी कि एक तरीके से आप सिंपल भाषा में, अगर आप इसकी निचोड़ पे ना जाओ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैनर में ना जाओ, तो आप ऐसा समझ सकते हो ये बर्फ की फॉर्म में हमें मिलती है, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं बर्फ के, उस फॉर्मेट के अंदर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कोई चुस्की का गोला बना रहा हो। एक एक कहने का तरीका है, बस एक बात बता रहा हूं बस मैं, ओके। मीथेन हाइड्रेट्स, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उन ओशंस के अंदर मयूर पानी का तापमान काफी ज्यादा लो होना चाहिए, यानी कि वो पानी, अगर मैं कुल मिलाकर 100 बात की एक बात करूं, वो पानी का तापमान काफी ज्यादा ठंडा होना चाहिए। ठंडा इस प्रकार से होना चाहिए कि वो पानी किसी भी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के अंदर आइसी वाटर बन जाए, और ये आइसी वाटर ही तो होता है जो आइस के क्रिस्टल्स बनाता है। बताओ, हम पानी का ये वाला नेचर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोलो बोलो, है ना। अगर आपने फ्रीजर में एक बॉटल रखी हुई है मयूर कुछ टाइम के लिए, उसको पूरी बर्फ नहीं बनने दिया, लेकिन अगर आपने बीच में से उसको निकाल दी, तो कुछ आइस के क्रिस्टल्स तो आ ही जाते हैं ना आधे पानी में, या फिर चलो वो बर्फ बन भी गई थी और जब उसको पिघलने के लिए रख दिया आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक भरी गर्मी के अंदर, मई जून के अंदर, उसके बाद भी आइस क्रिस्टल तो आ ही जाएंगे अगर बॉटल को शेक करोगे। अब ओशन में पूरे के पूरे क्या है, क्या कोई भी ओशन फ्रोजन ओशन है क्या दुनिया में। एंटार्क्टिका में इतनी बर्फ, इतनी ठंडक होती है, आर्टिक रीजन में, पोलर रीजन्स में इतनी ठंडक होती है, क्या कोई भी ओशन पूरा का पूरा, मैं पूरे की बात कर रहा हूं, क्या पूरा बिना पानी के सिर्फ आईसी फॉर्मेट में है क्या। ऐसा तो नहीं है ना, पानी तो है, लेकिन वो पानी किसी भी वक्त जहां पर जब वेदर कंडीशंस वहां पर एक्सट्रीम लेवल पर जाता है, क्या वो बर्फ बन जाता है। बिल्कुल, तभी तो वहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस शीट्स। और देखा ना वहां पर पोलर बियर खड़ा रहता है, होता है कि नहीं होता ऐसा। अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं,
मान लो ये एंटार्क्टिका है, क्या ये पूरा का पूरा वैसे तो पानी है ना, ओशन का पानी है ना वैसे तो, मान लो, है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठंडी कंडीशंस की वजह से ये बर्फ बर्फ के टुकड़े आ गए ना, यहां पर देखो, दिख रहा है ना, आ गए कि नहीं आ गए। अब इन्हीं के अंदर, या फिर अगर आप इसके नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ समझ रहे हो, मतलब पानी में गए और इस बर्फ, ये जो बर्फ का सोर्स है जहां मेरा माउस चल रहा है, इसके नीचे, इसके अंडरग्राउंड, यहां पर मीथेन के डिपॉजिट्स होते हैं। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह आपको मिलेंगे, जहां बर्फ मिलेगी वहां मीथेन मिलेगा, नो, लेकिन होते हैं, हो सकते हैं। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जहां पर ये पोलर बियर खड़ा हुआ है, इसके कदमों के नीचे मीथेन के डिपॉजिट्स मिल सकते हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जिस पे ये हाथ रख के खड़ा हुआ है, इस बर्फ के टुकड़े में मीथेन के डिपॉजिट्स हो सकते हैं? होने को हो सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। हमारे पेंगुइन दोस्त कहाँ गए? पेंगुइन है यहां पर कोई? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो पेंगुइन्स हैं यहां पर, जिस बर्फ के टुकड़े पर ये खड़े हैं, यहां पर भी मीथेन के डिपॉजिट्स हो सकते हैं? मैं आपको सिर्फ इन्हीं ओशंस की पिक्चर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यही वो ओशंस हैं हर जगह पर। आप मुझे बताओ, इंडियन ओशन एंड जो वो है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और एंटार्क्टिक ओशन जो है, यहां पर क्या बर्फ के टीले जमे रहते हैं हर जगह पर, जितने कि एंटार्क्टिका और आर्टिक में होते हैं? बताओ। इसलिए मैं यहां पर आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूं, क्योंकि बर्फ ज्यादा यहां पर आपको मिलेगी, राइट? इतना तो जानते हो, ठीक है। अब इतनी फोटो आपने देख ली, अब एक बारी वापस आते हैं जरा। अभी मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों दिखाया आपको। अब ये जितने भी जगह पर ये खड़े हुए हैं, सारे के सारे पोलर बियर, पेंगुइन वगैरह, क्या ये आइस के क्रिस्टल्स हैं? बिल्कुल लग रहा है ना जैसे बर्फ का गोला बनता है, जिसको आम भाषा में चुस्की कहते हैं, उसी बर्फ पे खड़े हुए हैं ये, जो कि धंस जाएगी। बताओ, अगर रोमांटिक मूवमेंट में मैं अपनी बंदी के साथ यहां पर कूदूं, ये बर्फ धसेगी नहीं? बताना जरा, अगर आंखों से देख पा रहे हो उसको, ये बिल्कुल बर्फ के गोले की तरह वैसी बर्फ है, ठोस नहीं है ज्यादा। क्या ये आइस क्रिस्टल्स ही हैं? ठीक है, तो मीथेन हाइड्रेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से ओशंस के अंदर। क्या ये आसपास का जो वो है पानी है, क्या ये ओशन है? अगर मैं आपसे करूं कि एंटार्क्टिका में खड़े हैं अगर इस वक्त हम, ये ओशन ही है ना पूरा का पूरा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आइस क्रिस्टल्स भी दिख रहे हैं, बने कैसे? लो टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से और हाई प्रेशर कंडीशंस की वजह से, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, मीथेन हाइड्रेट्स इस फॉर्मेट के अंदर आपको मिलते हैं, जिसको हम लोग आइस क्रिस्टल्स कह रहे हैं, ओशंस के अंदर। इसमें होता क्या है मीथेन हाइड्रेट्स के अंदर, या जिसको क्लैथरेट्स कहते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक एक मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ केज ऑफ इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। आप इसको एक बारी ध्यान से देख लो, इस बर्फ को आप एक बारी ध्यान से देख लो, और इस बर्फ को ध्यान से देख लो। जस्ट अ मिनट। इसको ध्यान से देख लो एक बारी। ये ऊपर नीचे तो चलो फिर भी ठोस लग रही है, सख्त लग रही है, ऊपर की लग रही है ना चुस्की के गोले जैसी, जैसा वो मशीन घुमा घुमा कर वो बर्फ को बनाता है ना, वैसी बर्फ लग रही है। या नॉर्मल बर्फ भी देख लो, ठीक है। अब क्या है, मीथेन हाइड्रेट्स क्रिस्टलाइन आइस की फॉर्मेट के अंदर होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय अ केज ऑफ इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। बीच में एक मीथेन मॉलिक्यूल अगर है, ये आसपास सराउंडेड रहेगा बाय वाटर मॉलिक्यूल्स।
ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ऐसे ही देखने को मिलता है आपको मीथेन हाइड्रेट्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नेकेड आइज से भले ही विजिबल नहीं है, लेकिन अगर इस जगह पर मीथेन अगर सच में प्रेजेंट होगा तो इन बर्फों में वो कुछ इसी प्रकार से छुपा हुआ है कि बीच में एक मीथेन का मॉलिक्यूल है एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड। बोल सकता हूं मैं ऐसा? नहीं, एक आप सॉलिड और लिक्विड को छोड़ो, अभी मैं वो बताऊंगा, अभी वो डिबेट आगे आएगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जहां पर अभी ये खड़े हुए हैं पेंगुइन्स या इनके पीछे जो टीले हैं, क्या मीथेन अगर यहाँ पर है, मीथेन के डिपॉजिट्स तो यहाँ पर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? सॉलिड छोड़ो, हमेशा मीथेन सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ना मिलेगा। हो जाएगा ना? ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मीथेन हाइड्रेट्स या क्लैथरेट्स इस फॉर्मेट के अंदर मिलते हैं हमें। ठीक है। अब क्या होता है, इन बर्फों में जो ये स्टोर है मीथेन, इन बर्फों में जो ये स्टोर है मीथेन, या फिर अगर हम इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर देखिए, मतलब अगर हम नीचे से पानी के अंदर जाकर, ये किसी ना किसी चीज के ऊपर तो तैर रहा है ना, ये आइस शीट या आइस ब्लॉक किसी ना किसी चीज के ऊपर तो तैर रहा है ना, पानी के ऊपर तैर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और बना भी पानी से ही है। तो यानी कि तैर रहा है, जैसा कि हमारे कॉन्टिनेंट्स ओशंस के ऊपर तैर रहे हैं, इसी प्रकार से ये एक बर्फ का टुकड़ा, टीला, एक बर्फ का, आप इसको जमीन कह लो, ये तैर रही है इस पानी के ऊपर। हम नीचे जाकर अगर देखेंगे तो तैरता हुआ ये नजर आएगा ना हमें। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे और भी ठंडक है। ठीक है। इसको हम सरफेस पे नहीं ला सकते। अगर हम इसको सरफेस पे लेकर आए ना, तो क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक तो प्रेशर कंडीशंस रिड्यूस हो जाएंगी, और जैसे जैसे ये सरफेस से ऊपर ऊपर जाता रहेगा, यानी कि मान लो ये है, ये है जमीन की जगह जहां पर, चलो बर्फ ही है ना यहाँ पर, तो मैं बर्फ की जमीन को कुछ ऐसा बना दे रहा हूं ग्रे कलर से, और इसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ मीथेन जो है वो डिपॉजिट है, क्लैथरेट्स, मीथेन क्लैथरेट्स डिपॉजिट है, और उसके आसपास जो होते हैं वो मीथेन के पार्टिकल्स के आसपास कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। अगर मैं इसको किसी भी चीज़ के लिए, मान लो अब इंसानी दिमाग तो बहुत ज़्यादा चलता ही है आविष्कारों में, ये इन्वेंशन हो रही है, फलाना इन्वेंशन हो रही है, कल को इंसानों को मीथेन की ज़रूरत अगर पड़ गई और उन्होंने सोचा कि हम मीथेन को इन आइस शीट से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, जैसे ही ऊपर लाओगे, अगर नॉर्मल ट्रायल मेथड पर ऊपर लेकर आए, एक बारी देखा, तो जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से ऊपर बढ़ते चलते हैं, और स्पेशली अगर ऐसे आइस शीट वाले रीजन से, पोलर रीजन से होते होते इक्वेटोरियल रीजन तक आ रहे हैं, क्या मैं आपसे ये चीज़ पूछ सकता हूँ? अब बाकी सारी चीज़ों की तो गारंटी लो चाहे ना लो, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा बताओ एज कंपेयर टू पोलर रीजन्स? है ना? और इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, जो इनके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो यही होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जहां तापमान बढ़ा, ठीक है, जहां तापमान बढ़ा तो ये करेंगे क्या? क्या मर जाते हैं? मरते नहीं है। देखते हैं अभी क्या होता है। जैसे ही इनको हम लोग ऊपर लाने की सरफेस से कोशिश करेंगे, एक तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और तापमान जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि आइस जो है वो मेल्ट होने लग जाएगी, बर्फ जो है वो पिघलेगी। एंटार्क्टिका की बर्फ को इक्वेटोरियल कंट्रीज में ला सकते हैं हम? क्या पॉसिबिलिटी है अभी? है ना, पिघल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये पिघलेगी ना, तो ये मीथेन किस में स्टोर्ड था? इस डायग्राम के हिसाब से ये मीथेन किस में था? बर्फ में था? कहां पर था? जैसे या हवा में था? कहां पर था अभी? बर्फ में था, आइस शीट में था। ये मीथेन मयूर क्या करेगा? भाग जाएगा, एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाएगा। अब हम सोचें एस्केप हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, एस्केप हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। ये ना, अगर ये एस्केप होता चला गया और इंसानों ने इसे निकालने की कोशिश करी ना, या फिर इंसानों की हरकतों की वजह से अगर ये ऐसी बर्फ की चादरें
पिघलती पिघलती जिनके अंदर मीथेन है ये रिलीज होता हुआ चला गया ना, तो इंसान सोचे कि कोई बात नहीं, नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, इंसान ही एक दिन निकल लेंगे अल्लाह के पास। और इस प्रकार की घटनाक्रम हुई भी है थर्ड मास एक्सटेंशन में। मास एक्सटेंशन में क्या होता है कि पृथ्वी आधे से ज्यादा और उसकी स्पीशीज जो पृथ्वी पर रह रही होती हैं, फ्लोरल फ्लोरल स्पीशीज एंड फॉनल स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो लुप्त हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं आगे चल के। अब क्या होता है, जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और जो अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे ओशन का एसिडिफिकेशन होना, क्लाइमेट क्लाइमेट का चेंज होना, या किसी भी प्रकार से इंसानों की हरकतों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जब भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आए ना, तो आप कभी भी ना आपने एग्जाम में अब ये बच्चों वाला शब्द लिखना छोड़ दो। लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, इंसानों की वजह से, या फिर ह्यूमन बेस्ड कॉजेज ऑफ समथिंग। नेवर यूज ह्यूमन इंड्यूस्ड और ह्यूमन बेसिस। ह्यूमंस का वर्ड आपको यूज ही नहीं करना है। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो बोलता है यूपीएससी के मेंस में एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर अंडरस्टूड एज इंसानी वाले फैक्टर्स, जो इंसान की हरकतों की और प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ओशन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट पर्यावरण का चेंज होना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होना, जलवायु का बदलना, एंड एंथ्रोपोजेनिक डिस्टरबेंस की वजह से ये क्लैथरेट्स जो बर्फ की चादरों में जो स्टोर्ड हैं ये हो जाते हैं डीस्टेबलाइज। जब ये डीस्टेबलाइज होते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हिलाओगे, जो चीज़ शांत से बैठी हुई है, आपने कोई ढक्कन हिला दिया, कोई ड्रम हिला दिया वो करके, तो उसकी चीज़ें अगर फुल थ्रॉटल पर भरी हुई हैं उसके अंदर, तो वो उसका लीकेज होगा या वो चीज़ एस्केप होगी। ठीक है, इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ एन इमेंस अमाउंट ऑफ मीथेन, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था मास एक्सटेंशन हो सकता है। और मास एक्सटेंशन को नॉर्मल एक्सटेंशन ना बोलकर ये आगे वर्ड हम लोग मास इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 50% टू 90% स्पीशीज उस जमाने की, उस एरा की, उस डिकेड की, उस सेंचुरी की लुप्त हो जाती हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री से नहीं, पूरे के पूरी इस पृथ्वी पर। मीथेन हाइड्रेट जो है ये और भी कई जगह पर ट्रैप्ड है। बात घुमा फिरा के लेकिन वही है, जिस जगह पर हमारे पोलर रीजन्स सिचुएटेड हैं, जो पोलर लैटिट्यूड्स हैं, वहां पर हमने ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ी थी। हालांकि उसका नाम हमने वहां पर नहीं लिया था अभी तक, आई एग्री। अभी तक हम उस लेवल पर पहुंचे नहीं है ज्योग्राफी की अपनी डिस्कशंस में। अभी तक हम लोग सिर्फ 8th 7th क्लास पे ही हैं। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आइस कवर्ड रोड्स। पहले इस फोटो को एक बारी सुनो इसको ध्यान से। अगर ये रोड जो है बर्फ से ढक गई है, तो क्या मैं ऐसा मान के बैठ जाऊं क्या कि अब इस पे रोड जैसी कोई चीज नहीं है इसके नीचे? बताओ, मान के बैठ जाऊं क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं मान सकता। चलो रोड के किनारे देखते हैं जरा। दुनिया का एक कुदरती फिनोमिना क्या है? क्या कोई भी प्लांट की ग्रोथ विदाउट सॉइल हो सकती है लंबे समय तक? इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट सिर्फ बर्फ पे सपोर्ट होकर ग्रो हो सकते हैं क्या? नहीं। अरे अनुज, ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉसिबल है ऐसा ये फिनोमिना। बर्फ में हो जाएंगे, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ उग जाएंगे। नीचे कोई भी नहीं है, बेस मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अपने फ्रीजर में उगा के दिखाना मुझे, जरा फोटो भेजना। अरे मतलब नेचुरल 80%, मोर देन 50% केसेस में ऐसा अवेलेबल है पृथ्वी पे फिनोमिना? नहीं ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर मयूर कोई ना कोई मिट्टी जरूर थी, लेकिन वो बर्फ की वजह से ढक गई है जिस प्रकार से रोड ढक गई है?
इस रोड के बगल में ये जो चीज मुझे शाइनी दिख रही है ना, ये इसी को कहते हैं शाइनी परमाफ्रॉस्ट। क्या है परमाफ्रॉस्ट की डेफिनेशन? आ गया। मैं इसको करता हूं, ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने रोड का एग्जांपल तो लिया है, तो टेम्पररी बेसिस पर कल को देखो, अब मयूर ऐसा, अनुज ऐसा भी कह सकते हैं, सुबह सुबह यहाँ से देखो सूरज, आसमान साफ हो गया, सूरज निकलेगा, ये रोड भी हो सकता है ये बर्फ यहाँ से पिघल जाए और ये भी साफ हो जाए, तब तक ये भी धुल जाए और ये पूरा यहाँ पर पानी पानी हो जाए और ऐसा लगे कि बारिश हुई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। नॉर्मल नेचुरल बातें करो, मतलब आप लोग सब, जैसे अगर समझना है एनवायरमेंट साइंस वगैरह के टॉपिक को, तो रियल लाइफ रियल सिचुएशन बेस्ड बातें करा करो, है ना? ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। मतलब मान लो कि यहां से सुबह बहुत तेज धूप निकल जाए, तो ये जो सड़क की जो ये बर्फ है ये पिघल जाएगी और आसपास की बर्फ भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है मयूर, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब यहां पर क्या है कि जैसे 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 यहां पर मान लो ये बर्फ है, और ये पिघलना जैसे जैसे स्टार्ट होगी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये पूरी की पूरी ढकी हुई थी और ये पिघलना जब ये स्टार्ट होगी, तो इसके नीचे से मुझे एक लैंड का सरफेस नजर आएगा जिसपे मुझे कुछ कुछ सॉइल वगैरह भी नजर आएगी, और फिर ये जो बर्फ बर्फ जो है पिघली हुई, फिर ये नीचे की तरफ, मतलब ये आसपास पहुंच जाएगी। मतलब अंदर जो चीज ढकी हुई थी, ये एक्चुअली ऐसा था शाइनी, जो ए था वो एक्चुअली सिचुएशन बी थी, लेकिन यहां पर जो ए का जो रूप था वो मुझे इसलिए दिख रहा था बिकॉज देयर वॉज सो मच ऑफ चिलिंग एनवायरमेंट अराउंड दिस, कोल्ड कंडीशंस की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से। बताओ ईशा, कह सकता हूं मैं ऐसा? है ना? अब पोलर रीजन्स में क्या होता है, बर्फ वैसे अपने आप, देखो आजकल तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से इंसान ने तो पृथ्वी का कोई रीजन नहीं छोड़ रखा, जैसा कि हम हिंदुस्तान में बार बार एक टर्म यूज करते हैं अपने लेक्चर्स में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडोमान निकोबार, सारे पूरा इंडिया जैसे हम कवर करते हैं। अब इसी प्रकार से आप इमेजिन कर लो पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे ग्लोब का, इंसान ने अपनी प्रक्रिया की वजह से पूरी की पूरी बैंड बजा रखी है। जैसा कि मैंने अभी एक दो लेक्चर पहले इसी में आपको कहा था, आगरा की रिफाइनरी से उड़ने वाला पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट वो ये तो नहीं जानता ना मयूर कि मुझे असम तक नहीं जाना या फिर इंडिया के बियॉन्ड नहीं जाना, वो तो पूरी पृथ्वी पे आतंक मचा सकता है ना वो पॉल्यूटेंट, है कि नहीं? तो मीथेन हाइड्रेट जो है वो परमाफ्रॉस्ट के अंदर ट्रैप्ड है। परमाफ्रॉस्ट क्या है? दीज आर परमानेंटली फ्रोजन सॉइल जो कि पोलर लैटिट्यूड में फाउंड होती है। अब पोलर लैटिट्यूड्स में जो ये परमानेंटली फ्रोजन सॉइल्स है, नीचे जो जमीन है उस पर मिट्टी थी, तभी तो वहां पर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की ही सही, बहुत कम रीजन्स में ही सही है, पोलर रीजन थोड़ा काफी बहुत बड़ा होता है, अगर हम किसी एक चीज को कह रहे हैं कि पोलर लैटिट्यूड या पोलर रीजन, किसी ना किसी प्रकार की वेजिटेशन अगर वहां पर थी, या मान लो नहीं भी थी, एक सिंगल वेजिटेशन नहीं दिख रही वहां पर, छोटे से छोटा पौधा या फिर कोनिकल प्लांट्स वगैरह, कोनिकल ट्रीज जो वगैरह है, एक सिंगल नहीं दिख रहे मुझे, इट्स ओके। वो इस वजह से क्योंकि जमीन पे जो मिट्टी थी, जो सॉइल जिस वेजिटेशन को सपोर्ट कर सकती थी, उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया है बर्फ के द्वारा, बर्फ की चादर ने उसको पूरी तरीके से ढक लिया है। कभी कभार इस प्रकार के परमाफ्रॉस्ट में भी मीथेन ट्रैप होता है। हालांकि मैं परमाफ्रॉस्ट आपको प्रॉपर दिखाता हूं, ये तो एक रोड का एक किनारा लेकर मैंने आपको समझाया है, होने को मीथेन कहीं पर भी ट्रैप्ड हो सकता है, ये तो कोई नहीं बता सकता कि यहां पर मीथेन ट्रैप्ड है कि नहीं, इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है? क्योंकि जब अभी हम पढ़ेंगे हमारे घर के कूड़े में जो अभी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, आपने सुना होगा क्या कहते हैं मयूर और अर्पित, कि शहरों में एक बात चलती है कि जो कूड़े वाली गाड़ी है, इतनी मेहनत कर लो कि गीला कूड़ा जो है अलग कंपार्टमेंट में डाल दो और सूखा कूड़ा अलग में डाल दो। उसका भी हम रीज़न जानेंगे आज क्यों ऐसा एमसीडी बोलता है, ठीक है, या फिर आपके शहर का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलता है।
जानते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक बार परमाफ्रॉस्ट दिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, बर्फ़ ही है, सेम चीज़ है। अब देखो आ गया ना, देखो मैंने परमाफ्रॉस्ट लिखा, ऊपर परमाफ्रॉस्ट रोड्स लिख कर आ गया, ठीक है। अब ये है परमाफ्रॉस्ट, वो तो कहीं पर भी जमा हो सकता है प्रॉपर, लेकिन अगर आपको देखना कि भाई कोई चीज़ जो सॉइल है वो ढककर रह गई, ठीक है, तो वो कैसे रह गई ढककर बर्फ़ के ऊपर, ऐसे करके। इधर बहुत ज़्यादा मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं, क्लैथरेट्स, ऐसे स्पेशली यहाँ पर होने को, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में भी देखो, इसको छोड़ दो ज़रा, थोड़ा नज़रिया अपना वाइड करो, पीछे देखो ज़रा इसके, मिट्टी मिट्टी के टीले हैं, मिट्टी मिट्टी के पहाड़ हैं, मतलब लग रहा है ऐसा, मतलब है वो कुल मिलाकर सॉइल ही, लेकिन बर्फ़ की देखो चादर भी है बीच बीच में, बर्फ़ ने ढक भी रखा है। ऐसी जगह पर हमें मिल सकते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। और देख लो, सॉइल तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऐसा। आप सियाचिन वगैरह अगर जाओ या फोटोज़ देखो वहाँ की, तो आपको दिखेगा। ये देखो बर्फ़ ने ऐसे सैंडविच वाली लेयर बना रखी है सॉइल के साथ साथ। ये देखो मिट्टी भी है, बर्फ़ भी है, ज़मीन का टूटा हुआ टुकड़ा है। हाँ मतलब वो, अरे तोड़ा होगा उसने तो, मतलब आ गई है, मतलब वो कैसे भी करके, मतलब वो, पता है ये क्या है इन रीजन्स में, पता है क्या है मयूर, सुबह धूप निकल रही है तो वो पिघल रही है, रात तक जाते जाते फिर ठंडा हो जा रहा है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर चढ़ते चढ़ते सैंडविच होती चली जा रही है। जैसे आप बार बार ना कीचड़ में पानी को डाल डाल के फ्रीजर में रखोगे ना, अगर प्लांट की थोड़ी सी आज मिट्टी लेना, एक चम्मच, थोड़ा सा पानी लेना, फ्रीजर में रखना, आइस क्यूब बनाना उसका, फिर उसको पिघलाना, फिर उसका आइस क्यूब बनाना, रोज उसका कलर टेक्सचर, कभी आधा पानी आधा बर्फ आधा सॉइल, वो दिखता रहेगा वो आपको, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। और एक मैं दिखाता हूँ, इसकी वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए। इट इज़ लाइक, पोलर रीजन का दिखा देता हूँ एक बारी, आपका क्लियर हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ये ऐसे बन गया है ईशा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसके नीचे सॉइल नहीं है, नहीं ना। अब देखो मैं दिखाना क्या चाह रहा था इतनी सारी फोटो से, अब जो मैं एक एक शब्द बोलूं ध्यान से सुनना उसको। यार देखो क्या है कि अगर यहाँ पर इस परमाफ्रॉस्ट रीजन की वजह से अच्छा खासा, मतलब मयूर यहाँ पर एक मिट्टी के टीले थे, या कुल मिलाकर सॉइल थी इसके नीचे, उस पर बर्फ की चादर आई, मान लो कि इस जमीन को वेट होगा कि कल को सूरज निकलेगा और इस बर्फ की चादर को हटा देगा, लेकिन बर्फ, बर्फीली हवाएं आते 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 इतनी बर्फ पटकती चली गई यहाँ पे कि वो रोज सूरज निकल रहा है, लेकिन उसकी तपिश इतनी नहीं है कि इसको वो पिघला सके, ठीक है। अब क्या हुआ, जस्ट इमेजिन कि छोटे छोटे कुछ इंसेक्ट्स होंगे यहाँ पर, पोलर बियर होंगे, पेंगुइन होंगे, रेंडियर्स होंगे जो कि हिरण की एक प्रकार होते हैं, आर्टिक आउल होगा, कुछ भी ऐसी जो स्पीशीज यहां पर पाई जाती हैं उनकी डेथ हो रही होगी, वो मर रहे हैं, उधर भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा, भले ही स्लो हो रहा है लेकिन होगा, कोई ना कोई तो फीड करेगा उस पर। अब इन बर्फों के अंदर क्या है, मान लो कि मीथेन आते आते 500,000 साल या कुछ सैकड़ों साल के अंदर उसने जगह बना ली। अब क्या है, अब यहां पर ये रीजन जो है, अब ये एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात हो गई है। क्या इंसानों को अगर यहां से मीथेन निकालना है किसी भी एक यूज के लिए, उस या फिर स्टोर स्टोर मतलब एक स्टोर्ड मीथेन निकालना है, कुछ भी करना है, अब ये प्रक्रिया बहुत टफ है। क्यों?
अगर हल्का सा भी मीथेन अगर ऊंच नीच होकर निकला और कुछ अगर एस्केप कर गया, तो इस पूरे रीजन में जस्ट इमेजिन कि पूरा का पूरा मीथेन ही मीथेन है इन सब बर्फों के अंदर। ये अगर एस्केप होकर एटमॉस्फेयर में गया ना, तो ये मानव जीवन को खत्म करने की दम रखता है इतना मीथेन। कैसे, उसको समझते हैं। ओवरऑल the amount of methane stored in these hydrates globally is estimated to be very large. क्यों? आर्टिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और वहां मीथेन बहुत ज्यादा स्टोर्ड है। उधर के ओशंस के आसपास भी स्टोर्ड है, जहां थोड़ा थोड़ा पानी है, फिर बर्फ है, और परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन भी, जैसा कि आपको दिख रहे हैं पोलर रीजन्स में प्रॉपर परमाफ्रॉस्ट है। यहां पर कुछ ऐसे बन गए हैं रीजन्स, मिट्टी भी है, समुद्र भी है, बर्फ के टीले भी हैं, और यहां पर मीथेन ने अपना घर बसा लिया है। ठीक है। अब ये बहुत मतलब पृथ्वी पर अगर हम लोग इसको देखने जाएं, तो ये मीथेन हाइड्रेट्स बहुत इनफ क्वांटिटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, क्लैथरेट्स, और जो कि एक पोटेंशियल को फिर ये पैदा कर देते, चलो भाई इंसान डर गया, इंसान इसको नहीं छुएगा। यहां जाकर एक पिक्चर निकाल लेते हैं कोई भी, इसको निकाल लेते हैं या इसको ले लेते हैं। ठीक है, इंसान इन रीजन्स को जाकर नहीं छुएगा, मान लिया इंसान इनको नहीं छुएगा, लेकिन दिल्ली में बैठा बैठा, अमेरिका में बैठा बैठा, आगरा में या किसी भी जगह पर जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं, इंसान की हरकतों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक डिस्टरबेंस की वजह से एक पोटेंशियल जाग पड़ती है कि जिन जिन जगह पर मीथेन स्टोर हो गया ना, उसकी लार्ज क्वांटिटीज अगर अवेलेबल है, तो उतनी ही लार्ज क्वांटिटीज पूरी की पूरी रिलीज भी हो सकती है। क्यों? सिर्फ एक फैक्टर इसके अड़ंगे में आता है, और वो है जो कि पूरी बात को डिफाइन कर देता है, पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता होगा, अभी कुछ साल पहले, हालांकि अब वो चीज़ ठीक हो गई है, लेकिन एंटार्क्टिका में एक ओजोन होल डेवलप हो गया था। जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे अक्सर एनसीईआरटी को, इस चीज़ को, एनसीईआरटी में इस चीज़ को, है ना। अब यानी कि गर्मी बढ़ रही है पृथ्वी पर, हीट ट्रैप हो रही है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ही यही है, ग्लोबल वार्मिंग सोने पे सुहागा। ये ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल एक दूसरे की जाने स्पाउसेज हैं, एक दूसरे के, गर्मी बढ़ाते हैं और ट्रैप कर लेते हैं हीट को, जिसकी वजह से कल को ये बर्फ पिघलेगी। अब सिंपल सी एक लॉजिक बता दो, इतनी जो तुम्हें एक्सप्लेनेशन बताई है, अगर यहाँ की या किसी भी रीजन की अगर जब ये बर्फ पिघलेगी, और जब हमने ये एज्यूम करा है कि यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट्स के डिपॉजिट्स हैं बहुत सारे, तो ये कहाँ रिलीज होंगे बताओ। अब इंसान तो जा नहीं रहा इनको निकालने, लेकिन ये ऑटोमेटिकली निकलती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन, महीने, साल, हफ्तों में। कहां पहुंचेगी ये बताओ? एटमॉस्फेयर में। और क्या आगरा की रिफाइनरी से निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो थे, क्या वो सीमा जानते थे कि हमें यूपी में ही घूमना है, आगरा में ही घूमना है, दिल्ली तक ही जाना है, इंडिया तक ही जाना है, इंडिया को क्रॉस नहीं करना? क्या पॉल्यूटेंट कभी ऐसी कोई मर्यादा जानते हैं? तो ये मीथेन कोई ऐसी मर्यादा जानेगा क्या? यहां पर मान लो कि कोई भी इंसान आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन यहां से रिलीज होने वाला मीथेन क्या दिल्ली में बैठे या फिर अमेरिका में बैठे या न्यूजीलैंड में बैठे किसी इंसान को मारने की दम रखता है क्या पृथ्वी पर? बताओ, बोलो बोलो, रखता है। ये है पूरी की पूरी प्रक्रिया। और इसकी वजह से एक बारी मास एक्सटेंशन हो भी चुकी है। कैसे? उसका नाम था पर्मियन ट्रायासिक एक्सटेंशन इवेंट, थर्ड मास एक्सटेंशन। हमने ये सारे के सारे 6 मास एक्सटेंशन पढ़े थे। 6th मास एक्सटेंशन या अपकमिंग मास एक्सटेंशन के बारे में यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। जो पर्मियन ट्रायासिक पीटी एक्सटेंशन इवेंट है, इसको हम लोग ग्रेट डाइंग इवेंट भी कहते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जरा जान लेते हैं। आज से 252 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये हुआ था। ये अर्थ का सबसे ज्यादा अभी तक का सीवियर एक्सटेंशन इवेंट माना जाता है, जिसने जस्ट सी द फिगर्स
जस्ट सी द फिगर्स। 96% सभी मरीन स्पीशीज और 70% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, यानी कि सीज एंड ओशंस में मिलने वाले समुद्री जीव जंतु, और टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पे मिलने वाले जीव जंतु, ठीक है, उनको उनकी पॉपुलेशन कम नहीं करी थी, उनको एक्सटेंट बना दिया था, एक्सटेंट, लुप्त हो गए पूरी तरीके से। और बहुत सारे प्रकार के अर्थ पर इंसेक्ट्स हो सकते थे। इट इज द ओनली नोन मास एक्सटेंशन ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत हाई क्वांटिटी में इंसेक्ट्स की एक्सटेंशन हो गई थी, वो लुप्त हो गए पूरी तरीके से। क्या क्या कॉजेज सजेस्ट करे जाते हैं इसके पीछे, द ग्रेट डाइंग इवेंट के पीछे? लार्ज मीटियोर इंपैक्ट इवेंट्स, अर्थ पर जो गिर रहे थे उस टाइम पर, बहुत ज्यादा वॉल्केनो का फटना, स्पेशली जिसके ट्रेसेस हमें साइबेरिया में साइबेरियन ट्रैप्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसा कि इंडिया में क्या है, डेकन ट्रैप। डेकन सॉइल कैसी है, कौन से कलर की है? ब्लैक सॉइल। कैसे कह सकते हैं कि यहां पर ये जो ब्लैक सॉइल है तो वॉल्केनो हुआ करता होगा? एविडेंसेस कि काली है। एंड दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ कल्टीवेशन, क्रॉप? क्या इस सॉइल पे पानी ज्यादा डालना पड़ता है क्या? नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ ड्राई एंड सेमी एरिड, राइट? कॉटन की खेती में पानी डालना पड़ता है क्या बहुत ज्यादा? बताओ। नहीं ना। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का रन अवे होना, विच इज ट्रिगर्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम द सी फ्लोर। एकदम से मीथेन जो सी फ्लोर में स्टोर्ड थी वो एस्केप हो गई। और ये जब इवेंट हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था कि मीथेन सी फ्लोर से वो क्यों हो गई लुप्त? इस टाइम पर तो भाई इंसानी प्रक्रिया और ये सब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इवेंट्स वगैरह है, तो ऐसा तो दूर दूर तक एक नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। फिर कैसे हो गया ये? नहीं नहीं नहीं, मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स नोन एज मीथेनोजेंस। और जो ऊपर, जब अब एक बात बता दो, जब ये थर्ड मास एक्सटेंशन का अभी हमें प्रूफ मिल गया है, तो ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमसे कह रहा था, द सोर्स ऑफ मीथेन फ्रॉम ओशन इज नॉट एंटायरली क्लियर, अब ये क्लियर है क्या? ओशन कर सकते हैं क्या मीथेन को रिलीज? और क्या यहां पर मिथेनोजेंस का जो फैक्टर है वो लाया जा सकता है क्या? ये बिल्कुल लाया जा सकता है। इस चीज का प्रूफ क्या है? ग्रेट डाइंग इवेंट से भी बड़ा कोई प्रूफ चाहिए क्या? यहां तक आपको ये चीज क्लियर हुई? पक्का? बताओ बताओ। तो इस डिस्कशन में 200 फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।